जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है और इस D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का भारत को पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है। दरअसल दोस्तों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भारत स्वदेशी रूप से डेवलप की गई D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का ऑर्डर दिया है और ये एक काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम है और ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपने आप को स्थापित भी करके दिखाया। मतलब साफ है इसका कि दुश्मन के ड्रोन्स को ये पहचानता, ट्रैक करता है और उन्हें खत्म करता है। इस सिस्टम में रडार, RF डिटेक्टर और जैमर जैसी तकनीक लगाई गई है। ये न केवल ड्रोन को जैम कर सकता है बल्कि उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। दरअसल कॉन्गो में आंतरिक संघर्ष, आतंकवाद और अस्थिरता है, जिसके चलते वहाँ की जो सेना है वो अपने एयरबेस की सुरक्षा को बढ़ाना चाहती है और ऐसे में D4 सिस्टम कॉन्गो की सेना के लिए काफी मददगार भी साबित होगा और ये डील दोस्तों भारत के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि भारत को और ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं D4 सिस्टम के। दोस्तों, रशिया भारत को अपना एक कॉम्बो ऑफर दे रहा है जिसमें कि वो भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट और साथ ही S-70 अकॉन्टिक बी अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल की पेशकश कर रहा है, जो कि मैन अनमैन टीमिंग कॉन्फ़िगरेशन में काम करेगा। और Su-57 आप सबको मालूम है कि एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है और अकॉन्टिक बी की अगर बात की जाए तो ये एक हैवी यूकैफ है। इसका स्टेल्थ डिजाइन है और ये 2.8 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और इसके जरिए भारत दुश्मनों के इलाकों में डीप स्ट्राइक मिशंस कर सकता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों इवन निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी किया जा सकता है और ये जोड़ी दोस्तों भारत के लिए LAC और LOC पर गहरे हमले करने की क्षमताओं को बढ़ाएगी, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया था। और आपको मालूम ही होगा कि भारत ने अभी ये बात भी कही है कि वो किसी LI से 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को खरीद सकता है, वो भी इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर, जब तक हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं आ जाता। ऐसे में रशिया बार बार दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी बढ़त बना के रखा हुआ है और Su-57E के साथ S-70 अकॉन्टिक बी वाकई में गेम चेंजर सॉल्यूशन हो सकता है भारतीय वायुसेना के लिए और इससे इंसानी पायलट का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। S-70 अकॉन्टिक दुश्मनों के इलाकों में जाकर उनकी निगरानी कर सकता है, उन पर हमले कर सकता है। फिलहाल इसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वहीं दोस्तों, भारत ने अमेरिका से जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का समझौता कर लिया है और ये बात भारत के रक्षा सचिव ने खुद कही है। इस मिसाइल सौदे का मकसद पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए भारतीय सेना की ताकत को मजबूत करना है। जैवलिन एक आधुनिक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। इसे एक सैनिक आसानी से कंधे पर रखकर चला सकता है। ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को बेहद सटीक तरीके से खत्म कर सकती है। इसकी मारक क्षमता दोस्तों 2.5 किलोमीटर है और सबसे खास बात है कि ये टॉप अटैक करने की क्षमता रखती है, जो कि टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, उसी को निशाना बना सकता है। इसके जरिए दोस्तों भारतीय सैनिकों को दुश्मनों के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से निपटने के लिए एक कारगर हथियार मिलेगा। और जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल खुद अमेरिका, यूक्रेन और कई नाटो देश कर रहे हैं और ये कॉम्बैट प्रूवन हथियार है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने साइप्रस को अपनी एडवांस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पेशकश की है, जो कि तुर्की के जो जंगी पोत हैं उन्हें खत्म कर सकती है और ये बात खुद तुर्की की मीडिया की तरफ से सामने आई है। तुर्की की मीडिया की तरफ से कहा गया है कि ये स्टेप भारत और साइप्रस के बीच डिफेंस और डिप्लोमेटिक गठजोड़ को दिखाता है, जो कि तुर्की को एक बड़ा मैसेज देता है। और आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों ने डिफेंस, समुद्री सहयोग बढ़ाने, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और आतंकवाद विरोधी सूचना साझा करने की योजना भी बनाई है। और अब ब्रह्मोस डील से साइप्रस आसानी से तुर्की की समुद्री गतिविधियों को रोक सकता है। इवन साइप्रस को एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंस मिलेगा तुर्की की नेवल शिप्स के खिलाफ और इवन इसके जरिए साइप्रस तुर्की के ब्लू होमलैंड का जो उनकी पॉलिसी है उससे भी चुनौती दे सकता है। और यही नहीं दोस्तों, ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि भारत और साइप्रस के बीच ये जो सहयोग हो रहा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान के गठजोड़ के खिलाफ भारत की रणनीति को भी दिखाता है। इवन भारत साइप्रस, ग्रीस और अर्मीनिया जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइलों की डिप्लॉयमेंट पूर्वी भूमध्य सागर में पावर बैलेंस कर सकती है और तुर्की के बढ़ते हुए प्रेशर को कम कर सकती है। वहीं दोस्तों रक्षा सचिव RK सिंह ने बताया है कि रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी कि MRO सुविधा, जो कि भारत की एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2026 तक मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत सभी S-400 भारत को मिल जाएंगे। इसके अलावा भारत और भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस लंबी दूरी की सतह से हमें मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में एयरक्राफ्ट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों जो MRO फैसिलिटी बनाई जाएगी उसमें रशिया की अल्माज एंतेई और भारतीय कंपनियां जैसे कि भारत डायनेमिक्स या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सहयोग से ये बनाई जा सकती है और ये मेक इन इंडिया पहल के तहत ही तैयार की जाएगी। वहीं HAL की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। HAL ने कहा कि वो अपने खर्चे से HLFT-42 सुपरसोनिक कॉम्बैट ट्रेनर को तैयार करेगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक एडवांस
ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म होगा। इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एडवांस फाइटर जेट के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो 16.5 टन का है। इसमें GF414 इंजन लगा होगा। इसकी स्पीड मैक 1.4 तक होगी। स्वदेशी उत्तम रडार इसमें लगा होगा और ये भी अपने साथ अस्त्र मार्क 1 जैसी मिसाइलों को ले जा सकता है। डिजाइन की बात करें तो इसका डेल्टा विंग है, ट्विन सीटर होगा ये और ग्लास कॉकपिट होगा इसका, और जरूरत पड़ने पर दोस्तों इसका इस्तेमाल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर किया जा सकता है। और HAL करीबन 6000 से 8000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें करेगा। पहली उड़ान 2030 की रखी गई है और इस प्रोजेक्ट में इंडियन एयरफोर्स साथ में काम कर रही है और ये प्रोजेक्ट अब डिजाइन स्टेज में है। वहीं दोस्तों HAL के चेयरमैन DK सुनील कुमार जी ने कहा है कि तेजस मार्क 1 ने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में स्वदेशी उत्तम आयुष रडार को जो 41वें फाइटर जेट से लगाया जाना था उस योजना को रद्द कर दिया गया है। रीजन है कि उत्तम रडार की सर्टिफिकेशन में देरी होना। इंडियन एयरफोर्स का प्रेशर भी HAL के ऊपर है। यही वजह है कि इस प्रेशर को देखते हुए HAL ने एल्टा सिस्टम के ELM 2052 आयुष रडार का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला किया ताकि डिलीवरी में कोई देरी ना हो सके। पिछले साल से ही दोस्तों उत्तम रडार के सर्टिफिकेशन में कोई प्रगति नहीं देखी जा रही है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ELM 2052 रडार अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जैसे हथियारों के साथ कंपैटिबिलिटी को सुनिश्चित करता है, जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में किया जाना है। उत्तम रडार की देरी दोस्तों कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को एक बड़ा झटका भी देती है, लेकिन HAL और DRDO इसे भविष्य में तेजस मार्क 1 और मार्क 2 में शामिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को CDEC से अत्याधुनिक अकॉस्टिक गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम की तकनीक हस्तांतरण की गई है और ये समझौता टेकवर्स 2025 के दौरान किया गया है। इस सिस्टम की अगर मैं बात बताऊं तो ये बंदूक की गोली की आवाज केवल 20 मिलीसेकंड में पहचानता है। गोली कहां से चलाई गई है ये 300 मीटर तक की दूरी से दिशा बता देता है। इसका इस्तेमाल सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल कर सकते हैं और इसे दोस्तों CDEC और DRDO के ARD पुणे ने मिलकर डेवलप किया है और अब सागर डिफेंस इस तकनीक को आगे बढ़ाकर ड्रोन, अनमैन्ड सरफेस वेसल और ऑटोनोमस सिस्टम में इस्तेमाल करेगा। वहीं दोस्तों भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक बड़ा झटका दिया है ब्राजील ने। ब्राजील जो कि भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेने की बात कर रहा था, अब उसने इसे खरीदने का फैसला रद्द कर दिया है। ब्राजील अब इसकी जगह इटली के इमैट सिस्टम को लेने की योजना बना रहा है, जिसके लिए बातचीत काफी एडवांस लेवल पर पहुंच गई है। आकाश को क्यों नहीं चुना जा रहा है, इसके पीछे का रीजन भी साफ है। पहला, भारत का आकाश सिस्टम जो है उसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया था, लेकिन ब्राजील की सेना को यह पुराना और सीमित क्षमता वाला लग रहा है। दरअसल ब्राजील को लंबी दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत है। यहाँ पर इमैट्स की अगर बात की जाए तो इटली का इमैट सिस्टम MBDA कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसमें CAM-ER मिसाइल है जिसकी रेंज 45 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये मॉडर्न फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइलों को सभी मौसम में निशाना बना सकती है। इवन ये सिस्टम 360 डिग्री का कवरेज देता है, तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है और किसी दूसरे रडार से भी जुड़ सकता है। कीमत की बात की जाए तो ये सौदा लगभग $900 मिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। इवन इसमें ब्राजील में ही इसका लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा, तकनीक ट्रांसफर की जा सकती है, जिससे कि ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर को फायदा होगा। हालांकि भारत के लिए एक बड़ा झटका और नुकसान भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत और ब्राजील के बीच आकाश और गरुड़ सिस्टम को लेकर पहले से ही बातचीत चल रही थी, लेकिन ब्राजील ने तकनीकी रूप से बेहतर और स्ट्रैटेजिक रूप से लाभदायक ऑप्शन को चुना है, जिससे भारत के इस डील को झटका लगा है। वहीं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने आज DP2 डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को इंडियन नेवी को सौंपा है। और आपको मैं बता दूं कि 2020 में INS ध्रुव की सफल डिलीवरी के बाद निस्तार की डिलीवरी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तकनीकी क्षमता, इंजीनियरिंग कौशल में एक बड़ी छलांग दिखाता है। इस युद्धपोत को पूरी तरीके से देश में ही निर्मित किया गया है और ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस है और निस्तार इंडियन नेवी के लिए एक स्ट्रैटेजिक और तकनीकी रूप से एडवांस प्लेटफॉर्म होगा। दोस्तों एक दुखद खबर आ रही है। भारतीय वायुसेना का एक जागवार एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें कि दोनों पायलटों की मौत हो गई। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भारत एकमात्र वो देश रह गया है जो अभी भी जागवार फाइटर जेट्स को उड़ा रहा है और ये एक ऐसा जेट है जिसे हमने बनाया भी नहीं है। बाकी सभी देशों ने इसे कई साल पहले रिटायर कर दिया। और साथ ही साथ दोस्तों ये बता दो कि पिछले 4 महीनों में 3 जागवार फाइटर जेट्स जो हैं वो क्रैश हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि फ्रांस 2005 में इन्हें रिटायर कर चुका है, ब्रिटेन 2007 में जागवार को रिटायर कर चुका है, ओमान 2014 में जागवार रिटायर कर चुका है, नाइजीरिया 1980 के दशक के अंत तक ही इनका इस्तेमाल करता रहा। आज की इस दुर्घटना में हमने एक कीमती पायलट खो दिया है, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कोई भी तकनीक या फिर पैसा नहीं कर सकती है। एक गंभीर संकेत है कि हमें अब पुराने फाइटर जेट्स को समय पर बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार जब कोई एयरक्राफ्ट गिरता है तो हम एक लाइफ, एक फैमिली और एक सैनिक को खो देते हैं। वहीं दोस्तों चाइना ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल चाइना ने पाकिस्तान को PNS हैंगौर क्लास की पनडुब्बियां देनी थी, लेकिन अब इनकी डिलीवरी में देरी हो चुकी है। रीज़न है
कि इन पनडुब्बियों का जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कई तरीके की चुनौतियां सामने आ रही है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि पनडुब्बी का दिमाग माना जाता है और ये सेंसर, हथियार और अन्य प्रणालियों को इंटीग्रेट करता है, और इस देरी से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। इवन CMS में इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ही एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो मौजूदा यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ इनकी इनकम्पैटिबिलिटी भी देखी जा रही है। इवन पहले इन पनडुब्बियों में दोस्तों रॉल्स रॉयस का MTU 396 इंजन लगना था, लेकिन जर्मनी ने इस डिलीवरी को रोक दिया। फिर इन पनडुब्बियों में CSD 620 चीनी इंजनों का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट और लेट हो गया। ये इंजन दोस्तों ज़्यादा ट्रस्टवर्थी नहीं माने जाते हैं। इवन इसके ज़रिए पनडुब्बियों के स्टाल्थ और जो एंड्योरेंस है वो प्रभावित होता है, और पाकिस्तान को हंगोर क्लास की पनडुब्बियों की जरूरत इसलिए भी है ताकि वो भारत के INS विक्रांत और इवन कलवरी क्लास की पनडुब्बियों का मुकाबला कर सके। और इन पनडुब्बियों में बाबर 3 क्रूज मिसाइल लगाई जानी है। मतलब साफ है कि इस तरीके की देरी के बाद और तकनीकी समस्याओं के बावजूद पाकिस्तान की जो समुद्री रणनीति है वो और कमजोर होती जा रही है। लेकिन भारत यहाँ पर नौसेना के मामले में पाकिस्तान से कई गुना आगे है। इवन भारत ने तो प्रोजेक्ट 77 के तहत 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के डेवलपमेंट को भी मंजूरी दे दी है। फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।